आप सभी का स्वागत है। 1-2 मिनट बचे हुए हैं 5:30 बजने में, और 5:30 बजते बजते लता जी हमारी आज के मेहमान इस कार्यक्रम में पधारेंगी। तब तक मैं आपसे बात करता हूं, आपको बताता हूं कि आज की हमारी मेहमान भोपाल में रहती हैं। शुरू से उनका जीवन और सृजन यहीं पर शुरू हुआ और यहीं पर जगह उन्होंने बनाई बड़े परिश्रम के साथ। डॉक्टर लता सिंह मुंशी भरतनाट्यम की सुविख्यात नृत्यांगना और हमारे देश प्रदेश का नाम रोशन करने वाली, देश दुनिया में उनकी अनेक सांस्कृतिक यात्राएं हैं, लेकिन एक पूरी यात्रा है जो उन्होंने बड़े परिश्रम से की। किस तरह से कोई कलाकार अपनी शुरुआत करता है। पहले वो केजी नमस्ते, आपका धन्यवाद। सुंदरलाल जी आ गए हैं, तनवीर फारूकी साहब आए हैं, रितेश हैं, विनीता जी हैं। विनीता नंदा जी को मैं बताना चाहूँगा कि जब वो लगभग 20-25 वर्ष पहले भोपाल आई थी प्रोजेक्ट स्मिता करने, तब मैं उनको मिला था। मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, बहुत पहले की बात है, जब भोपाल में मोहन गोखले, अवतार गिल वगैरह सब आए थे और आलोकनाथ जी आए थे। आज मैंने तब से उनको आज अभी देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो आज आई। और आरुषि हैं, यमन आ गए हैं, यमन आरोही आ गई हैं। मैं उनकी मम्मी लता जी का इंतजार कर रहा हूँ। नमस्ते रितेश भाई। आज इस कार्यक्रम का ये 6वां दिन है। जैन दादा नमस्ते। लता जी का इंतजार कर रहे हैं, बस आने वाली हैं। नमस्कार दादा। सौम्या जी हैं। लता जी आ गई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको जोड़ लेता हूं। अनिल चौबे जी आ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा उसको एडजस्ट होने में, नेटवर्क वगैरह प्रॉपरली कनेक्ट होने में। हाँ, आप मुझे सुन पा रही हैं मेरी आवाज? जी हाँ। इस समय काफी लगभग 18 अपने मित्र इकट्ठा हो गए यहाँ पर। डॉक्टर अनिल चौबे हैं, आपके दोनों बच्चे हैं, केजी त्रिवेदी हैं, जैन दादा हैं, काफी मित्र। सबको मेरा नमस्ते। और मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग इसमें हमारे साथ हैं। जी जी। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस कार्यक्रम को आकर के और इसको आगे सफल बनाने के लिए मुझे एक रचनात्मक रूप से जो मदद की है, सहयोग किया है, वो वही जो एक पुरानी मित्रता, परिचय और अपनेपन की वजह से। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। केजी त्रिवेदी कह रहे हैं, जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि नहीं, आप आभारी मत होइए। इस तरह के माहौल में, लॉकडाउन में, जब सभी लोग, हम लोग घरों में कैद हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आपकी ये सोच बहुत ही अच्छा एक प्रयास है, आप बहुत अच्छा एक काम है। मुझे लगता है सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा कि हम इस माध्यम से ही थोड़ा लोगों से जुड़ पा रहे हैं। तो आपके लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हाँ, लेकिन ये सफल तभी होगा जब आप जैसे साथी लोग, जब हमको इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
और ये सब ईश्वर की कृपा है कि हम 6वें दिन पर हैं आज लगातार, और आपसे बहुत मैं अच्छा। बात कर रहा हूँ। मैं जी आपके आने के पहले मैंने जो हमारे साथी आए थे अभी, हरीश, हमारे साथी ज्वाइन हुए हैं, अंकिता बारचे हैं, आपकी शिष्याएं भी इसमें सब शामिल होंगी। वाह वाह आपको वाह, इनके क्या बात है। आप जी इनके नाम देख पा रही होंगी शायद स्क्रीन पे। जी जी हाँ, कुछ को और तो मैं बिल्कुल देख रही हूँ, स्क्रीन पर उनके नाम आ रहे हैं। जी हाँ हाँ, तो आप उनको बीच बीच में उनको देखते रहिएगा। जी वो एक आरंभ का जो सवाल होता है हमेशा कि जी। कैसे, एक तो ये जानने की जिज्ञासा है कि आप क्या आरंभ से भोपाल में ही रहती रही? जी हाँ, दरअसल मेरे पिताजी जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे, पोस्ट ऑफिस हाँ में, हाँ। मतलब पीएनटी जी। डिपार्टमेंट जो होता है। तो हाँ हाँ। उसमें चूंकि वो ट्रांसफरेबल जॉब होता है और पूरे हिंदुस्तान में उसमें ट्रांसफर होता है, तो हाँ हाँ। हम उनके साथ साथ घूमते रहते थे, उनके साथ जहाँ उनका ट्रांसफर होता था। तो हाँ हाँ। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी पढ़ाई हमारी शुरू हुई, मतलब हम हाई स्कूल में आए, तो फिर जी। फादर ने तय किया कि नहीं, अब हम लोगों को इधर उधर शिफ्ट करना ठीक नहीं है। तो मेरा जो हाँ हाँ। स्कूलिंग है, बल्कि मैं तो कहूँ मेरा मिडिल स्कूल स्कूल भी यही हुआ है। तो हाँ हाँ। लगभग भोपाल की ही रही हूँ मैं शुरू से। बचपन हाँ जरूर हाँ। मेरा, और खास तौर से कहूंगी कि डांस जो है, हाँ। जो क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे जीवन में, उसकी श्याम शुरुआत जी को मुझे मेरी श्याम जी को नमस्कार कर रहा हूँ। शाम श्याम जी की जॉब। शाम जी को नमस्ते जी। तो वो रीवा में हुआ है सुनील जी, रीवा अच्छा अच्छा। में तब पोस्टिंग थी पिताजी की। तो हम लोग रीवा में हाँ हाँ। रहते थे, तो वहाँ कोठी कंपाउंड एक जगह रीवा में है, वहां पर हाँ हाँ। कथक नृत्य से मेरी नृत्य की शिक्षा शुरू हुई। तो अच्छा अच्छा। जी और जब आप भोपाल भोपाल आ गए तो फिर ये भरतनाट्यम से कैसे आपका जुड़ाव हुआ? आपको लगा कि इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि हमारे भोपाल में ये तो हुआ है कि जिस समय आपने शुरू किया उस समय कथक सीखने वाले बहुत थे, भरतनाट्यम सीखने वाली लगभग आप अकेली थी, ऐसा मैं जानता हूँ। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि वो एक दौर था जब सभी चीजें एक साथ शुरू हुई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि रंगमंडल शुरू हो रहा था, मतलब वो यहाँ पर ध्रुपद हाँ जो केंद्र था, डागर साहब को यहाँ बुलाया गया था, वो भी ध्रुपद केंद्र भी शुरू हुआ था। और हाँ मतलब तो कथक केंद्र भी शुरू हुआ था। तो हाँ। हाँ उमाकांत जी, रमाकांत जी, ये लोग ध्रुपद में थे, सुचित्रा हलमरकर, अल्पना बाजपेयी और रूपाली वालिया जी जैसे लोग सब कथक में सीखने के लिए आए। मैं यहाँ हाँ भरतनाट्यम सीख रही थी। तो ये हाँ। हाँ लगभग सब एक जैसे एक साथ के, एक पीढ़ी के हम सब लोग हैं। और हाँ। बिल्कुल सही है कि एक साथ सब शुरू हुआ था। उस समय हमारे यहाँ भोपाल में बहुत कथक होता था, बल्कि मैं कहूँ जी कि हर जगह कथक ही था। भरतनाट्यम जी जी। होता था, हो रहा था, लेकिन हाँ इतना नहीं था जितना आज हो रहा है। हाँ। आज एक पूरा वातावरण बना हुआ है, लेकिन उस समय जब गुरु शंकर होमबल जी यहाँ पर सिखा रहे थे, आपकी शुरुआत उनके साथ हुई या उनसे पहले कहीं और आपने सीखा? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा सुनील जी कि भरतनाट्यम एक्चुअली मैं पहले तो कथक करती थी हाई स्कूल तक। मैंने हाँ एक बार वैजयंती माला जी का प्रोग्राम देखा था लाइव स्टेज पर। तो उस हाँ। समय उनका प्रोग्राम देखकर मैं इतनी इतनी प्रभावित हुई, इतनी आकर्षित हुई उनकी तरफ। तो हाँ हाँ। उसमें मुझे उनकी मुद्राएं, पोस्चर, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हम्म, सभी चीजें उसमें ऐसा लगा कि ये बहुत ही आकर्षक नृत्य है ये। और हम्म, जैसा मैं चाहती थी, बहुत गूढ़ अभिनय, मुद्राओं का हम्म, बहुत ही अच्छा उपयोग। तो मेरा मन हम्म, एकदम आकर्षित हुआ और मैंने घर आकर खूब जिद की कि नहीं, मुझे कथक नहीं सीखना है, मतलब कथक तो करूंगी मैं, लेकिन मुझे भरतनाट्यम भी सीखना है। तो उस हम्म। वक्त हमें पता नहीं था कि होम्बल जी यहाँ पर सिखाते हैं। फिर हाँ हाँ। मेरे माता पिता बहुत परेशान हुए कि इनके भरतनाट्यम के लिए कहाँ ढूंढें, किसको ढूंढें। उन्होंने इधर उधर खोजबीन की, तब पता चला, आपको याद होगा 1250 में वो जो पुराना नूतन कॉलेज, सरोजनी नायडू बिल, स्कूल जो अब है, हाँ हाँ। वहां पर हाँ एक वही। कमरे में होम्बल जी की क्लास लगती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शंकर वहां पर शुरू में मैं गई फिर वहां। उमा डोगरा जी बम्बई से ज्वाइन हुई हैं। अरे वाह, जैन। उमा जी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। मुझे बहुत खुशी हुई कि उमा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
जैन दादा भी देख रहे हैं, जैन देशमुख की। हाँ, जैन जैन जी को भी बहुत बहुत मुझे याद है। जैन जी को जब मैं सुन रही थी तो मुझे जैन जी के साथ भी अपने पुराने दिन खूब याद आए। हाँ अ, हाँ हाँ। सब साथ के जब तो हम लोगों ने शुरू किया था काम। हाँ, मुझे शुरू से जब मैं शंकर हुम्बल जी को देखता था, मेरी अपनी चेतना में भी, एक तो हम लोग सामान्य रूप से हमारी उम्र बढ़ती है, हम किसी जब कला माध्यम में या रचनात्मक माध्यम में अगर हमारी अभिरुचि हुई तो फिर हम उस क्षेत्र के मूर्धन्य लोगों को जानते हैं। सुरुचि मोहता जी हैं, बम्बई से गायिका हैं, तो अच्छा, परिचित अरे उनसे वाह। मैं नमस्कार करता हूँ। ये आपको नमस्ते मिली मेरा थी, भी। बल्कि आपको याद होगा ये वर्षगांठ समारोह था ना, 1 जी हाँ, नवंबर जी हाँ, मुझे याद है। की। मध्य प्रदेश का जो स्थापना हाँ दिवस था ना अपना। जी हाँ, हाँ, वहां पर बिल्कुल मैं मिली हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है वो। है। तो शंकर हुब्बल जी को देखकर मुझे लगता था, मैं इस बात की कल्पना करता था कि मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक विकास हुआ है उसमें इन सब मूर्धन्य लोगों की कितनी बड़ी भूमिका रही है। कैसे ये लोग बिल्कुल अपना सही। घर बार और अपना राज्य छोड़कर उन्होंने इस मध्य प्रदेश को या इस राजधानी को पसंद किया होगा रहने के लिए, पूरा जीवन हम्म। बिताने के लिए। हम जैसे कोरवा जी की भी बात करते हैं, कर्नाटक संगीत के हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे शहर की धरोहर है। तो वैसे में हुम्बल जी की भी बड़ी इज्जत करता रहा कि, और जी वो हाँ। हमेशा बहुत सच्चे आदमी थे, बहुत उन्होंने एक पूरी परंपरा को स्थापित किया, और ये सौभाग्य रहा कि आप उनसे जुड़ी। जी और हाँ, आपसे किस उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरह के गुरु थे। बिल्कुल मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे भरतनाट्यम के पहले गुरु वही हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं सुनील जी कि हुम्बल जी, स्वामी कोरवार जी, ये जो लोग जो हैं, ये लोग, इन्हीं लोगों ने यहाँ पर इतनी अच्छी एक, मतलब जिसको बोलना चाहिए, बहुत ही रिच संस्कृति हमारी जो हो गई। तो इन सब जी कलाकारों के आने से, इनके प्रयासों से बहुत इसमें हमारे प्रदेश को फायदा हुआ है, लाभ पहुंचा है। हुम्बल जी हाँ भी पहले कर्नाटक के हैं वो, और पहले वो ग्वालियर आए थे। ग्वालियर में काफी समय रहने के बाद वो भोपाल आए, हो और उनको जी जी। भोपाल खास तौर से लाया गया था। तो हाँ हाँ। रुक्मणी देवी अरुणदेल जी जो भरतनाट्यम की हमारी पायनियर है, हमारी सब कुछ है, हमारी भगवान है वो। तो जी जी उनकी जो बड़ी बहन विशालाक्ष्मी जौहरी जी, जी। वो ग्वालियर में थी, प्रिंसिपल थी पद्मा विद्यालय की। तो जी उन्होंने हाँ जी। कहा था कि आप भोपाल में भरतनाट्यम की शिक्षा के लिए उनको, फिर वो यहाँ आ गई थी महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में। तो वो हाँ अपने हाँ। साथ साथ हुम्बल जी को भी यहाँ लेकर आई, और उन्होंने महाविद्यालय में भरतनाट्यम नृत्य विषय शुरू करवाया। और ये बड़े सौभाग्य की बात है सुनील जी, मैं आपको इस जी बात को जरूर बताऊंगी कि पूरे हिंदुस्तान में एक विषय के रूप में भरतनाट्यम जो है वो सबसे पहले हमारे यहाँ ही पढ़ाया गया। तो ये बताइए। 1956 में वो आए थे, 59 में वहां वो शुरू हो गया था। हाँ तो हाँ। इस तरह से मतलब बहुत पहले से भरतनाट्यम को यहाँ लाकर स्थापित किया, और फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया। गुरु के रूप में मुझे याद है वो बहुत सख्त थे, बेहद हाँ सख्त थे। और मुझे आज भी याद है, क्योंकि अब जब मैं खुद भी सिखा रही हूँ तो मुझे वो परिवर्तन दिखता है। हम किसी भी शिष्याओं की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने कुछ बोल देने की, पूछने के लिए भी बहुत अपने अंदर हिम्मत जुटानी पड़ती थी जब कुछ पूछना होता था तो। हाँ और हाँ। नियम के बड़े पाबंद थे, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही संयमित और बहुत ही वो थे, लेकिन गुस्से के बड़े तेज थे। हाँ हाँ। और इतना उनका पक्का नियम था हर चीज का कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनका वो नियम कभी नहीं बदल सकता था। और ये बात हाँ हाँ। हम शिष्याओं और उनके बच्चों को भी अच्छे से मालूम थी कि वो कुछ नहीं हो सकता। अगर उन्होंने हाँ कह दिया है, और या वो कोई चीज करते हैं, जितने बजे वो उठते हैं उतने ही बजे उठेंगे, जितने बजे उनका टाइम हो गया, फिर चाहे कुछ हो जाए, चाहे पानी हाँ गिर रहा हो, चाहे आंधी आ रही हो, अगर उनको कलापद में जाना है तो उन्हें जाना है। तो ये सब चीजें उनमें बहुत अच्छी खूबियां थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जब यहाँ आए थे उन्हें हिंदी नहीं आती थी। हाँ। उन्होंने बहुत प्रयास करके, मेहनत करके हिंदी सीखी, और हिंदी के साथ साथ उन्होंने संस्कृत में भी, मतलब हिंदी और जी संस्कृत दोनों में उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी पकड़ बनाई। और पढ़ते बहुत थे। मैंने उनको देखा था कि वो हमेशा खाली समय में जब काम नहीं कर रहे होते थे
तो वो पढ़ते रहते थे, कुछ ना कुछ कुछ ग्रंथ वगैरह उठाकर पढ़ते थे। तो शायद वही चीजें थी जो उन्हें और ऊपर तक, इतने आगे तक लेकर आई। तो हाँ मैं तो उनको बहुत ही, अपने मेरी तरफ से उनको बहुत श्रद्धा, उनको नतमस्तक हूँ मैं कि उनकी कठोरता, उनका जो मतलब कठोरपन जो दिखते थे बाहर से, वही चीजें थी जिन्होंने आज हम लोगों को इस लायक बनाया है कि हम आज कुछ कर पा रहे हैं। वो उस समय भी जब तुलसी नगर में आपका केंद्र था कलापदम का, उस समय भी वो जी। क्या बीएचईएल में ही रहते थे उतनी दूरी पर? नहीं, वो 1250 में जो गवर्नमेंट क्वार्टर है वहां ही रहते थे। वहीं आपको रहते थे? याद होगा अभी जो नर्मदा भवन के सामने वाले जो क्वार्टर्स हैं, हाँ तो हाँ हाँ। उन्हीं क्वार्टर्स में उनका हमेशा से वहीं उनका घर था। तो अच्छा अच्छा। बस ये है कि, और एक मुझे याद है उनका एक लेमरेटा होता था उनके पास। बस वो हाँ हाँ लेमरेटा में सारा सामान रख के और बस चल देते थे। हाँ हाँ। उनका एक एक हमेशा, एक तो उनकी कोरवा जी से दोस्ती बहुत अटूट, दोनों ही हमेशा जी। साथ आना जाना। और जी हाँ। सचमुच में ये मध्य प्रदेश को इतनी बड़ी सांस्कृतिक पहचान ये सब ऐसे सिद्ध लोगों से मिली है, ऋषि मुनियों से, जो जी यहाँ हाँ। जिस तरह से आए और उन्होंने अपना समय और जीवन दिया पूरा। जी हाँ, आप बिल्कुल। मुझे आप मैं ये आपसे आपने कितने वर्ष सीखा उनसे करीब नृत्य लगातार? जी। आपने उनसे नृत्य कितने वर्षों तक सीखा है? मैंने उनसे काफी साल, मेरे ख्याल से मेरी उनसे नृत्य की शिक्षा शुरू हुई 1976 77 में हो गया था हाँ बल्कि हाँ शुरुआत। और हाँ उसके बाद से तो मैं जब उनके साथ तब तक जुड़ी रही जब तक वो हमारे साथ रहे, हमारे बीच हाँ, रहे। हाँ तो लगातार जुड़ी रही। और हाँ, इतना जरूर हुआ कि बीच में मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिली थी और हाँ मुझे दिल्ली भेजा गया था। तो दिल्ली जी जी। में पद्मश्री लीला सैमसन जी के पास भेजा था और जी भरतनाट्यम के लिए ट्रेनिंग के लिए। जी तो जी। दिल्ली में रह के फिर मैंने उनसे शिक्षा ग्रहण की। और हम्म, उसके बाद क्योंकि मेरे मन में ऐसी इच्छा थी कि भरतनाट्यम, चूंकि उसकी उत्पत्ति कहूँ, जन्म कहूँ, वो हम्म, तमिलनाडु से है, तो मुझे उस मिट्टी को जरूर छूना है, उस हवा को महसूस करना है। तो ये सब विचार मेरे मन में था। तो मैं उसके बाद अपनी तरफ से मैंने वहां पर पद्म विभूषण शांता धनंजयन युगल नर्तक हैं, हाँ उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुझे मैं आपके पास, आपके सानिध्य में आना चाहती हूँ। पर वो लोग हाँ चूंकि होमल जी के साथ के ही थे, धनंजय अण्णा, तो वो मुझे पहले से जानते भी थे। तो उन्होंने हाँ कहा कि हाँ बिल्कुल आ जाओ। तो मैं वहां जाके और उनके पास रह कर मैंने फिर थोड़ा सा और उसको, हाँ उसकी जो बारीकियां बोलूं या जो उसकी, एक्चुअली सुनील जी, मैं जो महसूस कर पाई हूँ अभी इस तरह से हाँ हाँ कि वो पहले तो ये था कि ये बात शायद कुछ लोगों को अच्छी ना भी लगे, लेकिन एक रिजिडनेस तो थी कि ये हाँ भरतनाट्यम जो है वो साउथ की कला है। तो हाँ ये मानने में लोगों को थोड़ा मुश्किल होता था कि कोई उत्तर भारतीय व्यक्ति उसको उसकी साधना करे या साध रहा है, तो उनको विश्वास नहीं होता था कि ये कर सकते हैं। कर तो सकते हैं मुझे बिल्कुल। मुझे भी उस तरह की चीजों को बहुत मैंने सामना किया। हाँ, मुश्किल भी है क्योंकि आपको किसी दूसरे प्रदेश की जो कल्चर है उसको समझना, वहाँ की भाषा को समझना, वो सब कुछ बहुत अलग सा होता है। जब तक आप जी पूरे वातावरण को या पूरे माहौल को या उस कल्चर को नहीं समझते, समझेंगे, आप उस कला को नहीं समझ पाएंगे। ये सच सही है। बात। लेकिन अब वो चीज खत्म हो रही है, खत्म हो गई है। अब तो हो इतना गई है। इतना हम लोग बिल्कुल मुट्ठी में है दुनिया। तो आपको बहुत सारे कथक डांसर्स साउथ में मिलते हैं, बहुत सारे अब तो भरतनाट्यम यहाँ बहुत ज्यादा, बल्कि मैं देख रही हाँ हूँ कि हर जगह मुझे भरतनाट्यम ही भरतनाट्यम नजर आ रहा है। बल्कि किसी हाँ फेस्टिवल में भी अपन लोग देखते हैं कि भरतनाट्यम के आर्टिस्ट ज्यादा होते हैं। दिल्ली में बिल्कुल। देख लीजिए आप, मैक्सिमम भरतनाट्यम के आर्टिस्ट हैं। हाँ तो हाँ इस तरह से सभी जगह बहुत अच्छी तरह से फैल चुका है ये। लेकिन हाँ, वो एक समय जरूर था जब लोग इसको स्वीकार नहीं करते थे, और ये हाँ तब वही दौर था जब हम इसको शुरू कर रहे थे। तो मुझे लगता था कि बहुत डर भी था मन में कि पता नहीं क्या होगा।
अच्छा, मैंने तो सोचा था कि मैं कथक, और क्योंकि कथक मैं काफी सीख चुकी थी, उसके परफॉर्मेंस भी कर रही थी, तो मेरा हाँ मन था कि मैं कथक भी उसको साथ साथ उसकी भी साधना करती रहूं, साधती रहूं। तो हाँ। मैं पंडित रामलाल जी के पास गई भी थी, जब पंडित कार्तिक राम जी भी थे, और मैंने उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और शुरुआत कर दी थी मैंने उनसे सीखना। हाँ हाँ। लेकिन खुद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मतलब मैं जितना साधना का समय कहूँ या जो एफर्ट जो भी मैं लगता था मुझे, मुझे लगता था कि दोनों को मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, एक साथ साध नहीं पा रही हूँ। तो धीरे हम्म धीरे करके वो मेरा झुकाव चूंकि उधर ज्यादा था, तो मेरा समय भी उधर ज्यादा होने लगा। तो धीरे धीरे हम्म। इसकी प्रैक्टिस कम होती चली गई, और हाँ हाँ भरतनाट्यम मैं ज्यादा करती चली गई। हाँ हाँ छूट सा गया वो बिल्कुल। लेकिन हाँ, हाँ। चूंकि सीखा है मैंने, तो बेसिक्स मुझे कथक के। और बल्कि सुनील जी, एक बात जरूर कहूंगी यहाँ पर, चूंकि ये बात आई है कि हम्म दरअसल अमूमन सभी शास्त्रीय नृत्य जो मैं कहूँ, वो सब हम्म। एक ही हैं। मतलब मैं हाँ हाँ। इसको बहुत अच्छे से ऐसे कह सकती हूँ कि हम सब लोग, जैसे हम जितने भी इंसान हैं सब लोग, वो सब एक ही तरह तो हैं। बस जरा सा फर्क होता है कि आप मैं किसी तरह से दिखती हूँ तो दूसरा कोई और दूसरी तरह से दिखता है, लेकिन सबके आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, शरीर बनावट, बेसिक्स जो चीजें हैं वो सब वही है। आज निश्चित रूप भोपाल में से। अगर हम लोग रह रहे हैं, तो हम थोड़ा सा, हमारी बोलचाल अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। वही चीज दिल्ली में हम जाते हैं तो थोड़ा सा हमें वहाँ के लोगों को देखकर वहाँ के लोगों का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट लगता है। वही चीज हम चेन्नई में जाते हैं तो हमें थोड़ा और अलग लगता है। तो इस तरह से हाँ केरला जाते हैं तो थोड़ा और अलग लगता है। वैसे ही इन कलाओं में भी बहुत उतना ही फर्क है, पर उनकी जो मूल रूप है वो तो एक ही है। अगर मैं कहूँ कि ताल, राग, भाव, ताल रस भाव भी कह सकती हूँ इसको, तो वो तो सभी में है, एक ही है। वो सब अलग अलग नहीं है। बस हम उसकी उसकी अदायगी, जैसे हम, बहुत ही सिंपल है कि एक सेंटेंस को ही मैं अपने ढंग से कहती हूँ, आप उसको बिल्कुल अलग ढंग से कहते हैं। वही चीज है ये। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग जो कलाएं हैं ये सब एक ही हैं, बस ये तो सबके है। रूप बदल गए हैं, आप देखिए ना ऊपरी से सारी जो, दिखावा। हाँ, भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधाएं जितनी भी है, चाहे ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, सभी में बहुत स्थूल रूप से देखा जाए, ये तो बाकी आंतरिक विभाजन या उसके अपने अपने परिष्कार के ढंग है, लेकिन है तो ईश्वर की अभ्यर्थना ही। सभी में ईश्वर बिल्कुल। की प्रार्थना, ईश्वर ईश्वर की वंदना है। कई बार मैं जी। इस चीज को बहुत उस तरह से भी देखता हूँ कि जब मंदिर में कई बार आरती होते हुए देखता हूँ, तो सिर्फ दीपक के साथ जो देवता की आरती की जाती है उसका भी अलग अलग अंदाज होता है। कोई बिल्कुल सीधी सही कहा आरती आपने। करता है, कोई ऐसे घुमा के हाँ, करता है, और अंततः तो ईश्वर को प्रणाम ही कर रहे हैं ना हम लोग। बहुत तो सही। हाँ, आप करें या सुचित्रा हरमलकर करे या और दूसरी नृत्यांगनाएं करें अलग अलग विधा में, काम तो एक ही है, वो है ईश्वर की वंदना। और ये हमारी जी। भारतीय संस्कृति का एक बड़ा प्रभाव है और वजन है कि हमारी कलाएं कहीं न कहीं हमारी उन जड़ों से जुड़ी हुई जो पुरातन है, जो पौराणिक है, और निश्चित रूप से आध्यात्मिक भी। ये अभी उज्जैन बिल्कुल। से ये सुदर्शन अयाचित कथक नर्तक है, आपके चरणों में वंदना लिखी है इन्होंने, अरे, मेरी मेरा भी ऑनलाइन। उनको प्रणाम भाई। ये आप नृत्य सीखने के बाद आप नृत्य की प्राध्यापिका भी हुई, आपने नृत्य की प्रोफेसर भी आप कॉलेज में हुई। ये इस जर्नी के बाद फिर यात्रा कैसी रही? ये गुरुजी से सीखने के बाद फिर परफॉर्मेंस शुरू हुए। पहला परफॉर्मेंस आपको याद आता हुआ कहाँ किया, या सबसे पहला उल्लेखनीय परफॉर्मेंस, उसके बारे में जी। थोड़ा बताइएगा। और फिर जो शिक्षा से आप जुड़ी, नृत्य की शिक्षा से, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जरूर। सुनील जी, ये नृत्य, एक मिनट, मैं निकल गया। नृत्य की जो मेरी यात्रा है वो हाँ, है तो मुश्किल। थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया इसमें, पर तो सुनाई दे जैसा रहा कि है। मुझे थोड़ा कम हुआ है वॉल्यूम। हम्म। हाँ ठीक, थैंक यू। आ रहा है अभी? तो अब बहुत अच्छा आ रहा है जी। तो मुझे लगता है कि मेरा भी जो नृत्य का सफर है सुनील जी, वो बहुत आसान नहीं है रहा है।
बहुत हाँ। बहुत कठिनाइयों से और बहुत मुश्किल से मैंने इस सफर को तय किया है। और जी जी। क्योंकि मैं जरूर इस बात का जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है आज के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हाँ मैं जिस घर में पैदा हुई वो भी एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था। और हम 5 बहनें हैं, मतलब मेरे माता पिता की 5 बेटियां। आज तो 2 हो जाती है तो थोड़ा लोग परेशान हो जाते हैं, अरे 2 बेटियां हो गई। तो 5 बेटियां हम पैदा हुए। तो थोड़ा सा, अब शायद उनके माथे पे तो इतनी शिकन नहीं आई, लेकिन उनके आसपास के जो लोग थे वो बहुत परेशान हो गए थे कि 5 बेटियों को पालना कितना मुश्किल है। और ये उस दौर की बात है जब घर में कोई एक ही कमाने वाला होता था घर में, वही हाँ, सही मेरे बात। पिता भी होते थे। और बाकी हम सब पढ़ने वाले और अपने अपने। लेकिन बस मेरे पिता को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। उन्होंने हम लोगों को कहा था कि तुम लोग को जितना पढ़ना है पढ़ो जरूर, और जिसको जो हम्म, शौक है, जो कुछ करना चाहता है वो भी करो, मुझसे वो भी जहां करो। तक बन सकेगा मैं करूंगा। तो मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो उसने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। उससे छोटी वाली को गाने का बहुत शौक था, उसने कहा सिंगर बनना है। फिर चूंकि ऐसी जब सब लोग बता रहे थे तो मुझे नहीं पता कि मुझे इतनी समझ थी कि नहीं, लेकिन मैंने कहा मुझे डांसर बनना है। फिर मुझसे छोटी वाली जो थी उसने कहा मुझे तो बिजनेसमैन बनना है। इस तरह से सब लोगों ने अपने अपने राय दे दी। अब पढ़ाई के साथ साथ ये सारे शौक पूरे कराना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और हाँ चूंकि घर में मेल मेंबर सिर्फ पिता होते थे, बाकी हम हाँ हाँ। सब महिलाएं थे। तो अच्छा, स्कूल कॉलेज के बाद सबको अपने शौक सीखने के लिए जो हमारी इच्छाएं थी, हमें शाम को जाना पड़ता था। और हम्म। रात में लड़कियों का अकेले जाना आना थोड़ा डर तो लगता था। तो निश्चित रूप बहुत से। परेशान होते थे क्योंकि पिताजी सबके पास छोड़ने और लेने नहीं जा सकते थे, जैसा आज मैं देखती हूँ बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं हाँ था। और हाँ बहुत हाँ। ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर बहुत पुरानी बड़ी बड़ी बसेस चलती थी, मुझे याद है। तो उस बस से बैठ के हम जाते थे। और टीएनटी कॉलोनी बैरसिया रोड में हमारा घर था। तो भोपाल टॉकीज तक हमको पैदल चल के आना पड़ता था, फिर वहां से हमें बस मिलती थी, फिर हम अपनी क्लास तक पहुंचते थे। और वापसी में वहां से 8 बजे तक जैसे क्लास होती थी, तो वहां से वापसी में कई बार बस मिल जाए तो ठीक है 8:30 तक, नहीं तो 9 भी बज जाता था घर आते आते। और शायद आप समझ पा रहे होंगे उस दौर में 9 बजे तक लड़की का बाहर रहना माँ बाप के लिए बड़ी चिंता की बात होता था। तो वो लोग स्वाभाविक रूप से। कई बार ये भोपाल टॉकीज तक आके और खड़े हो जाते थे कि मैं बस से उतरूंगी तो वो मुझे लेकर चले जाएंगे। और सब ठीक होता था तब तो ठीक है, लेकिन कई बार जैसे बहुत बरसात है या बहुत ठंड है, तब मुझे याद है कि मैं बहुत बहुत मुश्किल से मैं वहां से आती और जाती थी। बहुत बहुत कष्टप्रद था वो सफर। जैसे तैसे वो जब समय निकला तो हम बहनों ने ही सोचा कि हमारा ये सब चीजों से हमारे पिता के ऊपर बहुत लोड पड़ता है। हम समझ पा रहे थे कि वो किस तरह से ओवर टाइम करके कभी कुछ करके हम लोगों के लिए सब कर रहे थे। थोड़े जब हम समझदार हुए तो हम आपस में हम लोगों ने बैठ के तय किया। तो जो बड़ी दीदी थी जो डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उन्हें तो हम लोगों ने कहा आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, हम जानते थे उन्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम बाकी बहनों ने तय किया, हम सब लोगों ने अपनी अपनी ट्यूशन शुरू की बच्चों को पढ़ाने की, ताकि हाँ। हमारा जो ये पैसा हमको खर्च करना पड़ता है वो हम उससे निकाल लें। निकाल तो लें, बिल्कुल सही। मुझे याद है कि हम ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर अपने स्कूल को अपने कॉलेज जाते थे, फिर वहां से डांस क्लास जाते थे। ऐसे बहुत सारा समय हमारा इसमें चला जाता था और आने जाने में बहुत वक्त जाता था। लेकिन हम लोगों की जिद थी कि नहीं हमें तो करना ही है। वो बड़ा मुश्किल समय था। मुझे याद है 50 रुपए या 100 रुपए की एक ट्यूशन होती थी छोटे बच्चे को पढ़ाने की, वो सब किया है हमने। और उसके बाद जैसे तैसे जब हम ठीक हो गए तो मेरा जो नौकरी करने का, क्योंकि मुझे याद है कि सब लोग बात करते थे कि कलाकार जो जिसको बनना है उसे नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जी। पूरा समय जब तक साधना में नहीं देगा वो कलाकार नहीं बन सकता। और मैं हाँ समझती भी थी, लेकिन मैं कर नहीं सकती थी ऐसा, क्योंकि मेरे लिए हाँ। नौकरी बेहद जरूरी थी, क्यों माँ जी जी। पिता को थोड़ा सा सहारा देने के लिए। फिर जब हाँ हाँ। खैर इसलिए मैंने कहा जैसे भी हो सकेगा
तब मैंने सुनील जी ये कुछ नहीं सोचा था कि कहाँ तक जाऊंगी, क्या होगा। बस करना है, मुझे करते रहना है। कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन मुझे उसमें बहुत सुख मिलता था, बहुत आनंद था। मतलब दिन हाँ। भर की जो मेरी परेशानियां, मुश्किलें, शाम को जब हम्म। मैं रियाज में होती थी, अपनी साधना में होती थी, तो ऐसा लगता था सब खत्म हो गई। तो मुझे समझ में आने लगा था धीरे धीरे कि इस कलाओं में, इस कला में बहुत आनंद है। तो मैं धीरे धीरे उसमें डूबती चली गई और मुझे इन तकलीफों का एहसास नहीं हुआ। और बल्कि कहूंगी कि दिल्ली जब मैं पहुंची यहाँ से, दिल्ली मेरे लिए बहुत नया शहर था और मैं वहां पर किसी को जानती नहीं थी। तो मेरे हाँ। लिए हाँ। दिल्ली में सरवाइव करना, रहना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। हाँ। और दिल्ली की बसेस तो आप जानते हैं, उस वक्त तो और भी खराब हालत थी। जो खराब बस हालत। होती थी बहुत बहुत बुरी। प्रदूषण। मतलब प्रदूषण वो, भी बहुत। हाँ, तो बस में जाना एक ऐसा लगता था जैसे टॉर्चर रूम में जाके और फिर बाहर निकलूंगी मैं। तो वो टॉर्चर रूम जो था वो बस थी। और तो सुबह 9 बजे से हमारी क्लास लगती। लीला जी ने तो बल्कि पहले मना ही कर दिया था, उनके पास बिल्कुल जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कि हाँ। नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगी अभी, मेरे पास स्टूडेंट्स फुल हैं, सीट्स फुल हैं। इतना दुखी हुई थी मैं, बड़ी आशाएं हो गई थी मेरी दिल्ली जाके। मुझे याद है उनकी क्लास के बाहर जब उन्होंने मना कर दिया, बाहर सीढ़ियों पे मैं दिन भर बैठी रही और यही विचार कर रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्या वापस चली जाऊं या कहीं और जाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, उतनी उतनी समझ थी भी नहीं। जब वो शाम को क्लास खत्म करके बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि मैं वहां सीढ़ियों पे बैठी हूँ। उन्होंने मुझे देख के, उनको कुछ लगा, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने कहा कि अरे तुम यही हो अभी, अच्छा ठीक है तुम कल आओ, देखती हूँ मैं। तो अच्छा मैंने अच्छा। कहा, थोड़ी सी आशा बंधी और मैं बहुत मुश्किल से वो रात गुजारी। दूसरे दिन जब मैं पहुंची तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि बहुत मुश्किल काम है, कर सकोगी क्या, यहाँ कैसे रहोगी, कहाँ रहोगी, कैसे होगा। मैंने तो उनको ये सोच के कि मैं कुछ भी बताऊंगी तो ये मना ना कर दे, मैंने कहा नहीं सब हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आप जो कहेंगी मैं करूंगी और मुझे वहां पर बस आप मुझे हाँ। अपने क्लास में एडमिशन दे दीजिए। तो वो हो गया। लेकिन सुनील जी सचमुच बहुत मुश्किल थी उस वक्त। कई बार ऐसा होता था कि सुबह 9 बजे जाना है तो जल्दी जल्दी जो कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो ब्रेड में रख लेती थी अपने बैग में। और वहां पर बीच में ब्रेक होता था, 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमारी मॉर्निंग सेशन की क्लास होती थी। 1:30 बजे के हाँ। बाद लंच ब्रेक हो जाता था और फिर 3 बजे से फिर शुरू होती थी। तो जो हम्म। ब्रेक होता था उसमें सब लोग अपने अपने घर चले जाते थे। तो मुझे लगता था कि मैं वापस घर कैसे आऊंगी, इतना दूर आना और जाना, मतलब जहां मैं रह रही थी कमरे में। तो हम्म। मैं वहीं क्लास के बाहर जो जगह होती थी वहीं पर वो ब्रेड खा के और पानी पी के और वहीं पे लेट जाती थी। बेहद थक जाते थे, बड़ी कड़ी मेहनत करवाती थी अक्का, बहुत मेहनत हम्म। कराती थी। मतलब हम, मुझे याद है कि वो जो हम हाफ साड़ी पहनते थे, प्रैक्टिस वाली साड़ी जो हम लोग पहनते हैं भरतनाट्यम वाली, वो साड़ी पूरी गीली हो जाती थी पसीने से। और वही पहने पहने वो सूख जाती थी, वो फिर गीली हो जाती थी, फिर सूख जाती थी। ऐसे हम रात तक वो उसी कपड़ों में बैठे रहते थे ऐसे। तो 3 बजे जब दोबारा शुरू होती थी तो फिर शुरू हो जाते थे वहां रियाज करना। और वो 6-7 बजे तक चलती थी, फिर घर जाते थे। तो धीरे 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 करके मेरी जो सेहत थी वो बहुत खराब होती चली गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लीला जी बहुत ही, मैं उनको बहुत प्रणाम करती हूँ। इतनी दिल की, इतनी संवेदनशील महिला, इतनी अच्छी गुरु है। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी क्या बात है, तुम आई थी तब तो ठीक था, अभी तुम्हारी सेहत बहुत खराब हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने बहुत प्यार से बुला के घर में और पूछा। तो मैंने कहा हाँ थोड़ी मुश्किल है आना जाना रहना। फिर उन्होंने कहा कि कल तुम सामान अपना उठा के और जैसा जो कुछ भी है आ जाओ, यहाँ मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। और लीला जी ने वहाँ श्री राम भारती कला केंद्र के हॉस्टल में मेरा लिए रूम बुक किया। लोकल गार्जियन के रूप में उन्होंने अपना वो किया। और उन्होंने कहा कि आज से मैं ही तुमको देखूंगी, तुम यहीं रहो और जो भी कुछ खाना पीना जो भी है तुम्हारा, वो तुम नीचे आओगी, नीचे ही रहती थी वो उसमें केंद्र में, तो तुम नीचे आके मेरे घर में खाओगी पियोगी। इस तरह से जो उनका वहां सपोर्ट मिला है मुझे, वो, खैर, ये सच है कि गुरुओं का आशीर्वाद, शिक्षा के साथ साथ अगर उनका आशीर्वाद आप पर बना है
तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे मेरे गुरुओं का खूब प्यार और आशीर्वाद मिला। तो तब उसके बाद से मेरी थोड़ी, लेकिन उन्होंने मेरे को सिखाने के साथ साथ मुझे मेरा काम भी शुरू करवा दिया दिल्ली में, और उन्होंने कहा कि लता अब तुम अपना धीरे धीरे काम शुरू करो। तो मुझे कभी कभी हंसी आती है कि आज सब लोग भोपाल के बच्चे या जो सीख रहे हैं ये लोग भाग रहे हैं, दिल्ली भागते हैं कि अब हमको और कुछ सीखना है तो चलो दिल्ली चलते हैं। लेकिन मैंने जब पूरा सीख लिया तो उन्होंने कहा, अक्का ने, कि अब तुम कुछ जॉब करना चाहोगी? तो मैंने कहा कि अक्का मैं जॉब करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं तो भोपाल वापस जाना चाहती हूँ। दिल्ली में तो बहुत सारे लोग हैं जो भरतनाट्यम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहां एक मेरे और रहने से क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन हम भोपाल में इतने लोग नहीं हैं, और मेरा चूंकि शहर है भोपाल, मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ करूँ, वो भोपाल के लिए करूँ, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए करूँ। और हाँ। ये विचार करके और मैं वापस भोपाल आ गई। तो मुझे कभी कभी अब हंसी आती है कि अब लोग जाते हैं, मैं वापस आई हूँ वहां से। तो इसके बाद फिर तो यहाँ कॉलेज की नौकरी मिली, और होमबल जी का रिटायरमेंट हुआ, और उनकी जगह पे मुझे उन मौका मिला, तो हाँ। नौकरी भी हो गई। तो उसके बाद बहुत सारी आसानियां हो गई, और फिर मेरा काम काफी अच्छे से चलने लगा। और मुझे याद है कि सबसे पहला प्रोग्राम मुझे मिला था अब संस्कृति विभाग का, घुंघरू। जी जी। ये है 1984 की बात है शायद। तो हम्म। पहला प्रोग्राम वो किया था मैंने। 84 या 85 की बात है, 84 में मैंने अरेंगेट्रम किया था, और हाँ हाँ। 85 में मुझे घुंघरू प्रोग्राम मिला था। तो वो प्रोग्राम, वो मंच, वो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो मेरी पहली सीढ़ी थी मेरे जीवन हम्म। की, जहां से मुझे लगा कि नहीं, अब मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं इस समय वही बात सोच रहा था कि जैसे आपने बताया दिल्ली में, अगर आप जी उस समय सीढ़ी सीढ़ी पे ना बैठी होती तो वो अवसर आपके पास हाँ, शायद ना था। देखिए, बिल्कुल सही। गुरु की उदारता तराजू की सुई की तरह है। तो जरा सा डिग रहा है और सीधे आके अगर खड़ा हो गया तो शिष्य का उद्धार हो जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। मुझे भी कई बार लगता है कि अगर मैं कि सीधे निकल आती तो कितना बड़ा एक अवसर खो देती। उन्होंने पहले मना किया, फिर जिस उदारता से उन्होंने आपको अगले दिन बुलाकर अपनी शिष्य परंपरा में ले लिया, कितनी कितना बारीक सा अंतर है। बस जरा सा, पर ये सब ऊपर वाले को या जो भी भाग्य को रचने वाला है और समय समय को साधने वाला जो भी एक शक्ति है, उसका ही सारा कुछ ये संयोग है। घुंघरू से फिर जी एक यात्रा जो शुरू होती है, फिर भोपाल में भारत भवन स्थापित हुआ। अक्सर देश पर कलाकारों का एक सपना रहा कि भारत भवन में उनको नृत्य परफॉर्मेंस करने का अवसर मिले। वो अवसर आपको जी भी मिला है, अनेक बार मिला है बल्कि। तो जी। ऐसे देश में कौन कौन से बड़े उत्सव रहे जिसमें आपका जाना हुआ? इस मामले में सचमुच ईश्वर की और गुरुओं की कृपा है मुझ पर, इनका आशीर्वाद है कि मुझे, सुनील जी, लगभग बहुत सभी अपने देश के जो महत्वपूर्ण आयोजन हैं उनमें जाने हाँ का मौका मिला, जिसमें मैं बोलूंगी कि डेफिनेटली खजुराहो, क्योंकि अभी किया है मैंने, तो खजुराहो भी किया है। और ताज हाँ फेस्टिवल आगरा का, वो भी 2-3 बार हम लोग कर चुके हैं। पचमढ़ी कर हाँ चुके हैं। और यूपी के गोरखपुर में मैं बहुत बार परफॉर्म कर चुकी हूँ। अजमेर, जयपुर, यहाँ पर उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, जवाहर कला केंद्र, बल्कि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वहाँ एक प्रोग्राम होता है, वो मैंने हाँ। किया है। और चिकमंगलूर किया है, हैदराबाद में किया है, तो मैसूर में किया है। तो पूरे बहुत, देश में, पूरे सारे प्रमुख देश में शहरों में। मैंने लगभग लगभग कहूंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐसे मौके मिलते चले गए, और मुझे वो करने का मौका मिल गया। तो और एक और जो सुनील जी मुझे लगता है, जो मुझे अपने काम को देखकर लगता है, जो थोड़ा मैं ज्यादा कुछ सीख पाई हूँ, कि ये भारत भवन रंगमंडल में मुझे बहुत बार मौका मिला कि वहां पे हाँ जो नाटक होते थे उनमें कोरियोग्राफी के लिए, या उसमें जो भी छोटा मोटा जो काम होता था, तो बल्कि हाँ हाँ कारण जी जब थे तो कारण जी के साथ में भी मैं एक बार गई थी। वो एक प्ले है उनका, देखो अभी एकदम याद नहीं आ रहा नाम। और ब्रिजमोहन शाह जी और अलकनंदन जी, इन लोग के साथ, हाँ सबके साथ मैंने थोड़ा काम किया है। और हाँ डेफिनेटली अभी तो संजय उपाध्याय और इन लोगों के साथ भी
बहुत बार काम किया है। हाँ, तो नाटक क्या होता बड़े है कि हाँ, बड़े नाट्य प्रयोगों में आपने काफी सहयोग किया है कोरियोग्राफी का। मुझे याद है जो हाँ खासतौर से लोकरंग में भी जो पहले दिन की जी जो हाँ, प्रस्तुतियां रही हैं, जिसपे हाँ जी हाँ, जी हाँ, एक साथ 100-150 कलाकार हिस्सा लेते हैं, उसमें भी आपने कुछ जवाबदारियां। एक जी मुझे जी अभी जी, हाल में बुद्ध की जातक कथा का भी याद है आपने किया। हाँ जी हाँ, जी हाँ, तो सांची में। तो नृत्य के साथ साथ नृत्य से जुड़े हुए जो सारे दूसरे नाट्य और दूसरे रचनात्मक आयाम है, इसमें भी जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, ये बड़ा मायने रखता है। मुझे लगता है ये हमारी कला को बहुत मतलब हमें और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है सुनील जी कि हम अपने गुरुओं से जो भी सीखते हैं, अपनी परंपरा के जो हम संरचनाएं सीखते हैं, उसके हाँ अलावा अगर जब तक हम खुद अपने प्रयोग या कुछ अपना काम नहीं करते तो हमें उसकी उतनी समझ नहीं बढ़ती। और मुझे याद है बचपन में हम खेलते थे भाई बहनों के बीच में, तो बहनों के बीच में तो कई बार वो लोग मुझे तंग करने के लिए या मजा लेने के लिए ऐसे कि तुम डांस करती हो, तो वो कई बार म्यूजिक बजाते थे और बोलते थे। उसमें मेरा चैलेंज ये होता था कि वो बहुत बार बहुत ही खराब म्यूजिक या बहुत ही ऐसा म्यूजिक जिसमें कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसमें डांस होगा, ऐसा बजाते थे और उनका कहना होता था कि अब करो इसमें। तो मैं छोटी थी, डर के मारे मैं अपनी तरफ से सोच के जो कुछ समझ में आता था करती थी। लेकिन अब समझ में आता है कि वही क्रिएटिविटी शुरू हुई थी जब हम म्यूजिक को सुनते थे, समझते थे और उसके अनुरूप कुछ करने की कोशिश करते थे। तो हाँ उसी ने मुझे यहाँ मदद किया कि क्योंकि थिएटर में भी जैसे अगर प्ले है तो मुझे अगर काम करना है तो मुझे पहले पूरा समझना पड़ता है कि प्ले किस सब्जेक्ट पे है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसका मूड क्या है, उसका मैटर क्या है, फिर वो जो मैं काम कर रही हूँ वो किस जगह पे आ रहा है, उस समय उसका सीन का माहौल क्या है, उसका भाव क्या है, फिर वो कौन कर रहा है, जो कर रहा है उसका कैरेक्टर क्या है। तो ये सब चीजें सोचने के बाद हम कर पाते हैं कुछ काम उसके, और इन सब चीजों का असर हमारी कोरियोग्राफी पे पड़ता है कि अगर कोई लड़का कर रहा है तो निश्चित रूप से वो कुछ और होगा, लड़की कर रही है तो कुछ और होगा, राजमहल में कर रही है तो कुछ और होगा, सड़क में अगर वो नौटंकी वाले या वो मदारी लोग होते हैं तो उसका स्वरूप कुछ और होगा। तो ये विचार करना और इनको समझना, फिर म्यूजिक को समझना, तो ये इन चीजों ने मुझे लगता है मुझे मेरे काम में बहुत मदद की और मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प की। तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरा सौभाग्य ही है कि ये सब मुझे मौका मिला। नहीं तो कई बार कई नृत्यांगनाओं को ये मौका मिल ही नहीं पाता है कि आप नाटक में कुछ करें या उसमें। तो शायद सबको अगर करते हैं ये लोग तो बहुत अच्छा है, उससे हम और रिच हो जाते हैं। थोड़ा साउंड का इशू आ गया था। ठीक, हाँ हमारी जी तरफ जी इस समय आपकी अपनी शिष्य परंपरा बड़ी समृद्ध है। जी कि अभी आपके इस पूरे समय में पिछले मुझे लगता है 1 दशक तो हो ही गया होगा आपको लगातार जी शिष्य नृत्यांगनाओं को सिखाते हुए। जी, क्या 30 साल उससे तो कॉलेज में हो गए मुझे सुनील जी। हाँ और वैसे भी सिखाते हुए मुझे कम से कम 40-50 साल लगभग हो गए सिखाते हुए। लगभग 2 पीढ़ियां इस समय सक्रिय होंगी आपके सिखाई बिल्कुल हुई नृत्य। बिल्कुल सही कहा आपने, जी हाँ। तो एक गुरु के रूप में आपका जैसा जैसे आपके गुरु थे, फिर आप एक गुरु के रूप में सामने आई, तो आपका अपना किस तरह से आपने सब शिष्यों के साथ काम किया और आपको किस तरह के शिष्य मिले, इसको लेकर करीब हम बात करना चाहेंगे। जरूर। बहुत ही अच्छा। ये भी मेरा एक सौभाग्य है कि वो नौकरी में हूँ तो हर साल वो जो वहां पे एक पीढ़ी बदल जाती है। मतलब फर्स्ट ईयर में हर बार एक नई पीढ़ी आती है उस उम्र की, और वो हाँ पीढ़ी जो रहती है वो आगे बढ़ जाती है। तो लगातार एक नई पीढ़ी से संपर्क में हो आप रहते हैं, तो वो जो फर्क होता है वो आप एकदम महसूस कर पाते हैं। ऐसे ही क्योंकि मैं बच्चों को घर में भी सिखाती हूँ तो बहुत 5 साल के बच्चे का जो शिष्य होता है वो कैसा होता है और उसकी अपनी क्या परेशानियां है, उसके अपने क्या प्लस पॉइंट है, वहां से लेके एक 50 साल की महिला है उसको क्या क्या परेशानियां है वो, या उसके सीखने के क्या क्या
तरीके हो सकते हैं, किस तरह से वो उस विधा को सीख सकती है, ये मौका अगर इतना शिष्याओं में इतना फर्क है तो बहुत आराम से आपको समझ में आता है। एक चीज तो मुझे समझ में जो आई है सुनील जी की आज की जो जनरेशन है, मतलब धीरे धीरे बदलाव आया है उनमें, और एकदम नहीं आया, वो बिल्कुल धीरे धीरे आया, लेकिन इस बीच में ही जमीन आसमान का फर्क हो गया है। आज की जो शिष्याएं हैं, शिष्य परंपराएं, हम बोलते जरूर है उनसे कि ये गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही हम सिखाते हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा की जो महत्व था या जो उसका जो तरीका था, ये सिर्फ शब्द में ही सिमट के रह गया है। क्योंकि आज का बच्चा बोलता तो यही है कि वो गुरु शिष्य परंपरा में सीख रहा है, लेकिन वो सीखने के साथ साथ स्कूल भी करता है और कहीं जाके वो कुछ और भी सीख रहा होता है, कहीं गिटार बजा रहा होता है या कहीं वेस्टर्न डांस सीख रहा होता है या कहीं कुछ और कर रहा होता है, वो सब भी चलता रहता है उनका। और वो आपके पास लगभग एक दो घंटे के लिए आपके पास होता है। दूसरा एक जो चीज मैं अब बहुत शिद्दत से महसूस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि धैर्य की जो कमी आती जा रही है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब पेशेंस एकदम खत्म हो गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ तक जा पाऊंगी, कितना सीख पाऊंगी, कर पाऊंगी कि नहीं, कुछ सोचा ही नहीं था। बस एक यात्रा थी और मैं चल पड़ी थी। लेकिन आज जो बच्चा सीखने आता है वो सबसे पहले ये सवाल करता है कि वो कब कर लेगा, मंच पे कब उतर जाएंगे, परफॉर्मेंस कब हो जाएगा। और आपको मैं बताऊं कि इस मामले में उनके बल्कि माता पिता को ज्यादा माता पिता, हाँ जी हाँ बिल्कुल, मुझे बोलने में थोड़ा मैं संकोच कर रही थी, लेकिन माता पिता बच्चों से ज्यादा, और मतलब जिसको कहते हैं कि हाँ 1-2 साल के बाद तो ये उम्मीद रखने लगते हैं कि अब तो इसको मंच मिल जाना चाहिए। और मुझे याद है सुनील जी, मैंने जैसे बताया कि होम्बल जी और लीला जी ये लोग बहुत सख्त गुरु हैं। जब ये शिक्षा देते हैं तो ये किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज किसी तरह का नहीं होता वहां। मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि समय की पाबंदी ऐसी होती थी कि 1 मिनट अगर हम लेट हो जाते थे तो उस दिन हम बता नहीं सकते कि क्या हालत होती थी। तो हम डर के मारे 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये एक डर और वो हमारे अंदर था। लेकिन आज वो बात बच्चों में नहीं है। आप कितना भी बोलिए, और अगर आप नाराज होते हैं या आप उनको डांटते हैं या उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज को सीखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप कोई भी काम अच्छी तरह सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज सीखने वाली है डिसिप्लिन। उसके लिए ये समय का ख्याल रखना या नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये कितना भी आप बताएंगे, लेकिन वो बात आज का जो पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, वो ये बात बिल्कुल नहीं समझते हैं। बल्कि सुनील जी कई बार तो पेरेंट्स भी नाराज हो जाते हैं कि अरे मैडम इतना तो होता है। उनको समझाना मुश्किल है। मैं वही, जैसे आपने अपने समय की बात की कि कैसे आप यहाँ पर सीखने आती थी, किस तरह से घर जाती थी। आज तो हर बच्चा अपनी गाड़ी से आ जाता होगा या उसके माता पिता उसको छोड़ देते होंगे आके। लेकिन उस समय की आप सोचिए कि कितना धीरज रखना पड़ता। आज तो कहीं धीरज रहा नहीं है। किसी भी कला माध्यम में सब कुछ बहुत जल्दी से हासिल करना चाहते हैं। जितना भी हमारे यहाँ होता है ना, जैसे कॉफी बना इंस्टेंट हो जाती है, इडली इंस्टेंट हो जाती है, तो मुझे लगता है कला भी इंस्टेंट हो सकती है, कला भी हो जाएगी। जी हाँ, लेकिन तो वो चीज बहुत बड़ा, लेकिन वो बच्चों के लिए सीखने में बहुत बाधक है। और मुझे लगता है, देखिए अपन सब लोग ये बात करते हैं और आप भी इस बात को जानते हैं, ये बिल्कुल सच है कि आज हमारे जो नई पीढ़ी है वो बहुत टैलेंटेड है। कई बार तो उनका टैलेंट देख के मतलब हम लोग दंग रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लेकिन इतना टैलेंटेड जनरेशन आ रही है, फिर भी आज की जनरेशन में कोई बिरजू महाराज क्यों नहीं बन रहा है, या कोई सोनल मानसिंह जी जैसे क्यों नहीं है, या कोई मतलब हमारे जो जितने बड़े हैं केलुचरण महापात्रा जैसा उस मुकाम तक या उस स्थिति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये एक विचार तो आता है मन में कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ तो है, कमी है। लेकिन एक बात है
हम लोग की बातचीत अब समापन की तरफ जा रही है। आप जैसी शिक्षा, आप जैसा परिश्रम करने के बाद ही ये संभव हो पाता है कि जो शिखर सम्मान गुरु को मिला वो फिर लता सिंह को भी मिला। तो आपको सौभाग्य। कैसा लगा कि बहुत शिखर बहुत सम्मान जब आपको नृत्य सुनील के जी, लिए मैं तो मिला? जब मुझे पता चला और जब आपने मुझे बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है, हुआ है आपके साथ, तो सच कहूं विश्वास ही नहीं हुआ, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा मैंने कोई सपना देखा है। और ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जब मेरे गुरु को शिखर सम्मान मिला था, तो जी उस जी, समय पता नहीं कैसे सुनील जी, मुझे भी नहीं मालूम है कि वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। उस समय जूरी में मैं एज ए मेंबर थी। बताइए। तो मतलब इतना अचंभित थी मैं खुद भी बहुत चौंक गई थी। लेकिन मेरे गुरु को जब शिखर सम्मान मिला था उस जूरी में, मैं जब एज ए मेंबर थी, तो सच कहूं तो मुझे तो उस दिन ऐसा लगा था कि आज मुझे शिखर सम्मान मिल गया। बताइए, तो कितनी बड़ी खुशी की बात। बहुत बहुत खुशी की बात है। और फिर गुरु के बाद जब मुझे मिला, तो मुझे बहुत देर तक तो इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, ये बिल्कुल सच है। और मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और आज जरूर मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपने सच्ची ईमानदारी से मेहनत की है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, आपको वो कुछ ना कुछ देकर जाएगी। खाली हाथ नहीं रह जाता इंसान। ये बात तो है। और इस पूरे क्षण में जब एक आपको एक राष्ट्रीय सम्मान, एक सम्मान भी प्राप्त हुआ, और देश से लेके आप दुनिया के कुछ देशों में भी आपकी यात्रा हुई है नृत्य को लेकर। जी हाँ, जी हाँ। कहाँ होके आई बहुत आप? सारे देशों में मैं होके आई हूँ। और जैसे पेरिस में हमने परफॉर्म किया, फ्रांस गई थी मैं, हाँ कनाडा हाँ में परफॉर्मेंस किया हमने, और फिजी गई थी। फिजी के सभी आइलैंड में परफॉर्मेंस दिया था मैंने। और जर्मनी गई हूँ, और याद बहुत सारे नहीं आ रहे हैं मुझे। तो मलेशिया में परफॉर्मेंस तो हमने बहुत सारे देशों में किया, लेकिन मलेशिया में परफॉर्मेंस के बाद मुझे एक अवार्ड मिला, नृत्य परिपूर्ण अवार्ड। तो अच्छा अच्छा। किसी भारत के अलावा किसी दूसरे देश से अवार्ड वो मेरा पहला था। और मुझे हाँ बहुत खुशी हुई। बल्कि मैं थोड़ा संकोच कर रही थी कि नृत्य परिपूर्ण तो मैं कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो एक अथाह सागर है ये इस कला का, जिसमें जितना भी नीचे उतरती जाती हूँ तो लगता है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला है, अभी मैंने कुछ भी नहीं समझा है। सुनील जी, सच में समय इतना तेजी से जा रहा है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन लगता है अभी तो कुछ सीखा ही नहीं है, अभी तो कुछ किया ही नहीं, बहुत कुछ करना या सीखना बाकी है। तो थोड़ी सी बेचैनी और घबराहट सी भी लगती है कि समय कम है और मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। इस समय जो अभी सभी को स्वास्थ्यगत कारणों से, जो देश काल चल रहा है, दुनिया की जो स्थिति, सबको घर में रहना पड़ रहा है। जी। तो आप अपनी अपनी शिष्याओं से किस तरह कनेक्ट हैं इस समय? वही हाल है सुनील जी, शुरू में तो हम बहुत घबरा गए थे, हम सब लोग ही, कि क्या होगा, कैसे होगा। तो हाँ जब सब लोग लॉकडाउन हो गए अपने अपने घरों में, तो हमने कहा किसी से कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे जब हाँ चीजें समझ में आना शुरू हुई, हम लोग उस परिस्थिति से अभ्यस्त हो गए, तब हम लोगों ने ऑनलाइन इस काम को धीरे धीरे बहुत ही कम बच्चों के साथ में शुरू किया जो बहुत सीनियर्स थे। और अब लेकिन सभी बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं हम लोग और कर हाँ रहे हैं। और चूंकि सचमुच बहुत ही मुश्किल समय है, मुझे लगता है ऐसा समय ना कभी पहले आया था और ईश्वर करे ना कभी दोबारा ये समय आए। तो ऐसे हालात में और कला जो है, इसके लिए तो सचमुच इसलिए मुश्किल है कि जो भी आप साधना करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, अगर दर्शक नहीं है या आपको सुनने वाले, देखने वाले नहीं है, तो आपको समझ नहीं आता है कि आपका जो काम है वो कैसा है। मुझे लगता है कि सबसे सही आपके जो परीक्षक होते हैं वो दर्शक होते हैं। तो हम घर में रियाज रोज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो एक बेचैनी सी, एक घबराहट सी भी होती है। और उसका अगर मैं एक और दूसरा पहलू देखूं,
तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी ये लगी कि हमने बहुत कुछ पढ़ा, समझा उन्हीं कलाओं के बारे में जो हमसे अछूती रह गई थी कुछ चीजें, उनको फिर से समझा। क्योंकि जिन चीजों को हमने पहले पढ़ा था उस उम्र और उस समय में जिस तरह से समझा था, आज जब उसको दोबारा हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, समझते हैं, तो वो कुछ अलग संदर्भ में हमको समझ में आती बातें। तो ये अनुभव का एक असर होता है। तो वो मुझे मौका मिला और मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, बहुत सारे बुक्स को देखा है, अपने बहुत सारे कामों को देखा है। तो मुझे लगा कि अरे इसमें तो इससे अच्छा ये और हो सकता था। तो अपनी ही कमियों को मैंने उसमें समझा और लगा कि मैं और अच्छा कुछ कर सकती हूँ। और चूंकि नृत्य तो चूंकि योग ही है, तो हर आजकल सब चूंकि ऐसा समय है तो बार बार इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं कि योग कीजिए या कुछ भी कीजिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हम अपनी साधना में योग नृत्य के माध्यम, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नृत्य योग ही है, बस उसमें आसन योग में स्थिर हैं और नृत्य में आसन जो है वो मतलब चलायमान है, मूवमेंट मतलब करते करते आसन आते हैं, पर वो है पूरा योग। तो बल्कि एक बात जरूर कहूंगी, पता नहीं मुझे आपको टाइम है कि नहीं, पर मैं इसलिए जरूर कहूंगी कि अच्छा तो कि एक जगह जाके नृत्य जो है, हमारे सभी जो कला विधाएं हैं हम लोग योग को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन सुनील जी एक जगह जाके नृत्य योग से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है, और वो जगह है समाधि। समाधि योग की अंतिम स्थिति है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती, तभी योगी जो है वो समाधि तक पहुंच पाता है। लेकिन जब वो समाधि तक पहुंचता है तो योगी सिर्फ खुद समाधि तक पहुंचता है, लेकिन एक नृत्य साधक जो है वो नृत्य के माध्यम से जब वो नृत्य में लीन होता है और उसकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है, तो उसको देखने वाले हजारों दर्शक उस नृत्यक या उस नृत्यांगना के माध्यम से सब कनेक्ट हो जाते हैं उस परमात्मा से। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जब हम कुछ रोल करते हैं, चाहे वो मीरा का हो, कृष्ण का हो, राम का हो, तो जब हम प्रस्तुति दे रहे होते हैं तो दर्शकों में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि वो प्रस्तुति देख रहे हैं, वो लोग उसी राम और उसी कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं जहां जिसका रोल या जिसका अभिनय हम कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो स्थिति समाधि की है, जब आप सब भूल जाते हैं, अपने आसपास भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो एक नृत्यांगना, एक नर्तक अपने साथ साथ कितने सारे लोगों को परमात्मा से कनेक्ट करा देता है, उस समाधि तक ले जाता है। तो मुझे लगता है कि वो उसका बहुत बड़ा एक योगदान है कला को, क्या समाज को। तो यहाँ आके मुझे लगता है कि नृत्य जो है वो योग से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। हम अकेले नहीं जाते साधना में, हम अपने दर्शकों को भी ले जाते हैं। और किसी कलाकार की जो मतलब प्रस्तुति है वो तभी मुझे लगता है सफल भी होती है जब आप सबको अपने साथ ले जाए। आपने शायद सुना होगा कि कई बार, बहुत बार होता है, ये हमेशा नहीं होता, प्रस्तुति हमने की लेकिन हम दर्शक से ही कनेक्ट नहीं हो पाते, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारा और दर्शकों का तालमेल ही नहीं बन पाता। तब हमको ये मान लेना चाहिए कि आज की हमारी प्रस्तुति बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, क्योंकि अगर वो कनेक्शन बन गया है और हम और दर्शक एक हो गए हैं, तब तो हम नृत्यांगना जहां चाहे वो दर्शक को ले जा सकती है। पारलौकिक तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब परमात्मा के दर्शन करा दे, मतलब उस समय वो दर्शकों को हंसा सकती है, रुला सकती है या भक्ति में लीन करा सकती है। लेकिन बस वही बात है, ये उसकी साधना पे असर करता है, ये उसकी साधना है कि वो कब दर्शकों से कितने जल्दी हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा सा समझ में आती हैं और हम उसका, और जैसे जैसे समझ में आ रही हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे कितना सुंदर, कितना सुख देने वाली कला है ये, इससे अच्छा आनंद कहीं नहीं मिलता। और सचमुच सुनील जी, बहुत अच्छी अगर प्रस्तुति आपकी किसी दिन हो जाती है, उसके बाद वही अनुभूति होती है जो एक ध्यान में हम जब बैठते हैं योग में, तो ध्यान के बाद जो एकदम फ्रेश, जो तरोताजा हम महसूस करते हैं, वही अनुभूति पसीने के बह जाने के बाद वो अनुभूति हमको आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये योग है
और हम लोग इसका लाभ अभी बहुत अच्छी तरह उठा पा रहे हैं। बहुत अच्छी बातचीत है। 15 सेकंड में हमको इसको वाइंड अप करना है, तो मैं आपका आभार मानता हूँ। और हमारे सभी सुनने वाले, देखने वाले, जो आपके मित्र, जो हमारे मित्र, उन सभी का धन्यवाद है। और मैं कल 5:30 बजे